हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है हरक्यूल्स पोयरो क्रिसमस। ये मूवी लेखिका अगाथा क्रिस्टी की नॉवल पर बेस्ड है। दोस्तों, अगाथा क्रिस्टी ने अपने जीवन में 70 से भी ज्यादा मिस्ट्री बुक्स लिखी थी और उनकी बुक्स को उनके समय में इनफैक्ट आज भी काफी पसंद किया जाता है। मूवी की शुरुआत सन 1896 के साउथ अफ्रीका से होती है। इधर एक बीहड़ इलाके में साइमन ली और उसका बिजनेस पार्टनर खुदाई कर रहे थे ताकि कोई बेशकीमती चीज ढूंढ सके, लेकिन सिर्फ काले पत्थर के अलावा इन्हें कुछ नहीं मिलता। इससे साइमन बहुत डिसअपॉइंट होता है। रात में साइमन और उसका पार्टनर स्टीफन इसी बारे में बात करती हैं। तब स्टीफन साइमन को कुछ डायमंड्स दिखाकर कहता है, मुझे अब तक की खुदाई में बस इतना ही मिला है। तभी साइमन इन डायमंड्स को गौर से देखने लगता है। साइमन को हीरे की अच्छी खासी परख थी और उसे पहली नजर में पता लग गया था कि ये हीरे बहुत बेशकीमती हैं। लेकिन साइमन ये चीज स्टीफन को नहीं बताता, पर साइमन के चौंके हुए एक्सप्रेशन से स्टीफन को ये बात पता चल जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने साइमन को हीरा दिखाकर गलती कर दी है। साइमन कहता है, हम कल फिर से खुदाई करेंगे। ऐसा कहकर साइमन सोने चला जाता है। लेकिन अब साइमन को नींद कहाँ आने वाली थी। साइमन अपने पास से एक नुकीला खंजर निकालता है और आहिस्ता से स्टीफन को मारने बढ़ता है। लेकिन स्टीफन को भी खतरे का अंदाजा था, इसलिए उसने नीचे एक टिन का डब्बा लगाया हुआ था जिससे साइमन का पैर पड़ता है और उसकी आवाज से तुरंत स्टीफन उठकर साइमन पर गन तान लेता है। लेकिन कुछ करने से पहले ही साइमन स्टीफन पर कूद पड़ता है, जिससे स्टीफन की गन उससे छूट जाती है और साइमन स्टीफन को जान से मार डालता है। लेकिन इस बीच साइमन को एक गोली लग गई थी। अगली सुबह साइमन अपने घोड़ों के साथ आसपास भटक रहा था ताकि अपनी बाह में लगी गोली का इलाज करा सके। लेकिन तपती गर्मी के कारण साइमन रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। तभी साइमन पर किसी की नजर पड़ती है और आगे जब साइमन को होश आता है तो वो वहीं की लोकल सिटीजन मार्गरेटा के घर में था। साइमन मार्गरेटा के घर में पिछले 3 दिनों से बेहोश पड़ा हुआ था और मार्गरेटा ने साइमन की बाह से गोली निकालकर उसकी जान बचा ली थी। साइमन उठते ही मार्गरेटा से उन हीरो के बारे में पूछता है। तब मार्गरेटा अपने ड्रॉर से उन हीरो की थैली निकाल कर देती है। इसे देखते ही साइमन की सांस में सांस आती है। इधर साइमन को समझ आता है कि मार्गरेटा के चेहरे पर बहुत बड़ा स्कार है, जिस कारण उससे शादी करने के लिए कोई भी लड़का तैयार नहीं। इसी बात का साइमन फायदा उठाने की सोचता है। आगे जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मार्गरेटा को साइमन से प्यार हो जाता है। वहीं साइमन भी ऐसा जताता है कि वो भी मार्गरेटा को पसंद करने लगा है। फिर ये दोनों एक रात इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन इंटीमेट होने के अगले ही दिन जब मार्गरेटा उठती है तो उसे साइमन कहीं भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि साइमन सुबह ही अपने घोड़ों के साथ फरार हो चुका था। मतलब साइमन बस मार्गरेटा के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करके चला गया। फिर मूवी 40 साल आगे बढ़ती है। आज तारीख थी 21 दिसंबर और लंदन के सभी नागरिक क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। यहीं पर हम एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जो अपनी खिड़की से ऑक्शन डिलीवरी सर्विस के स्टाफ को आता देखता है। ये स्टाफ अपने साथ एक सूटकेस लाया था। यहाँ स्टाफ कमरे में एंटर करते ही साइमन ली का नाम लेता है और हमें पता चलता है कि ये बुजुर्ग आदमी साइमन ली है जो अब बूढ़ा हो चुका है। इधर वो स्टाफ उस सूटकेस से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है। इस बॉक्स के अंदर वही हीरे थे जो साइमन ने सालों पहले अपने साथी स्टीफन से चुराए थे। इतना दिखाते ही सीन डिटेक्टिव हरक्यूल पोयरो पर शिफ्ट होता है। पोयरो को अपना हर काम परफेक्ट तरह से करने की आदत थी। इधर पोयरो ने खुद के लिए एक डिश बनाई थी और इसे खाने के लिए वह तैयार हो रहे थे कि तभी पोयरो देखते हैं कि उनका हीटर खराब हुआ पड़ा था। इसे देख पोयरो जल्दी से कस्टमर केयर को कॉल करके उसे अपनी इस दिक्कत के बारे में बताती हैं। लेकिन केयर वाले पोयरो को क्रिसमस तक रुकने का कहते हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन होने के कारण सारे एम्प्लॉय छुट्टी पर गए हुए थे। इस चीज से पोयरो बहुत डिसअपॉइंट होता है और वो कॉल कट कर देता है कि तभी फिर से कॉल की घंटी बजती है और जब पोयरो कॉल उठाते हैं तो दूसरी तरफ साइमन ली था। साइमन ली पोयरो को कहता है, तुम मशहूर डिटेक्टिव पोयरो हो ना? पोयरो कहता है, हाँ। तब साइमन बताता है, मुझे क्रिसमस से पहले शायद कोई मार डालेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम क्रिसमस के एंड होने तक मेरे घर आकर सभी पर नजर रखो।
तो यहाँ पोयरो को इसका कोई शौक नहीं था, लेकिन जब पोयरो को पता चलता है कि साइमन के घर में एक बड़ा अच्छा गर्म हीटर है तो वो साइमन की कंडीशन मान जाता है। अगली सुबह यानी 22 दिसंबर के दिन पोयरो ट्रेन से साइमन ली के घर जाने रवाना होती हैं। इधर इसी ट्रेन में साइमन का बेटा हैरी भी मौजूद था। हैरी काफी सालों बाद अपने डैड साइमन के घर जा रहा है। हैरी इस ट्रेन में पिलर नाम की लड़की को देखता है और उसके सामने वाली सीट में बैठ जाता है। इधर हैरी पिलर से अट्रैक्ट होकर उससे बात करने लगता है और बातों ही बातों में इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों सेम जगह जा रही हैं। दरअसल पिलर साइमन ली की इकलौती ग्रैंड डॉटर है जिसकी परवरिश स्पेन में हुई थी, लेकिन साइमन ने उसे किसी काम से फिर से अपने पास यहाँ इंग्लैंड बुलाया है। वहीं हैरी साइमन का बिगड़ैल बेटा है जो अक्सर अपने घर से दूर रहा है। इसे देख इन्हें समझते देरी नहीं लगती कि साइमन अपने सभी करीबी रिश्तेदारों को गेट टुगेदर के लिए घर बुला रहे हैं। सीन वापस से साइमन के घर शिफ्ट होता है और इधर हम साइमन की डॉटर इन लॉ मारिया और साइमन के बेटे जॉर्ज ली को देखते हैं। जॉर्ज को साइमन काफी कम जेब खर्ची देता था और इसी बात से मारिया परेशान थी। मारिया चाहती थी कि साइमन ली किसी तरह जल्दी टपक जाए जिससे उसकी जायदाद का मोटा हिस्सा उन्हें मिले और बार बार जॉर्ज को अपने डैड साइमन के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। यहाँ जॉर्ज को अपनी वाइफ मारिया से ये भी पता लगता है कि साइमन ने कई बार मारिया को गलत तरह से छूने की कोशिश की है और जैसे जैसे साइमन की उम्र गुजरती जा रही है वह और ज्यादा कामुक मिजाज के होते जा रहे हैं। लेकिन जॉर्ज मारिया की इस बात को बहुत लाइटली लेता है। अब हम साइमन के बड़े बेटे अल्फ्रेड ली और उसकी वाइफ हिल्डा ली को देखते हैं। यहाँ हिल्डा ही वो लेडी थी जिसने साइमन का इतने सालों तक ख्याल रखा था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि साइमन उसे और उसके पति को ही जायदाद का सबसे बड़ा हिस्सा देगा। वहीं अल्फ्रेड को भी इस बात पर पूरा यकीन था, लेकिन अल्फ्रेड को इसकी भनक भी नहीं थी कि उनका एक तीसरा भाई यानी हैरी भी एग्जिस्ट करता है। इसलिए जब बटलर वहां आकर बताता है कि हमें कुछ और गेस्ट को लेने स्टेशन जाना पड़ेगा तो इसे सुन अल्फ्रेड और उसकी वाइफ शॉक हो जाते हैं। दूसरी ओर स्टेशन के बाहर हैरी और पिलर बटलर के आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं हरक्यूल पोयरो भी इसी स्टेशन में रुका था। तभी वहां एक गाड़ी आती है जिसमें बटलर हैरी और पिलर को लेने आया था। बटलर की बातों से पोयरो भी पहचान जाता है कि यही गाड़ी साइमन ली ने उसके लिए भेजी है। आगे ये तीनों एक ही गाड़ी में साइमन ली के घर जाते दिखते हैं। घर पहुंचते ही इनका स्वागत करने शाही बटलर ट्रिस्कल आता है। यहाँ हैरी ने ट्रिस्कल को कई साल पहले बचपन में देखा था और ट्रिस्कल को यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्टर साइमन ने हैरी को घर में इनवाइट किया है, यानी मिस्टर साइमन जरूर कुछ अलग करने वाले हैं। दूसरी ओर साइमन के कमरे में हम पोयरो को देखती हैं। यहाँ साइमन पोयरो को बताता है कि मेरे परिवार में मुझसे हर कोई नफरत करता है और सभी यहाँ सिर्फ पैसों के लिए जमा हुए हैं। देखना जब 24 तारीख को मैं उनके सामने वसीयत का ऐलान करूंगा तो उनका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठेगा। पोयरो कहता है तो मुझसे आप क्या चाहती हैं? साइमन कहता है मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपनी आंख और कान खुले रखो और क्रिसमस के खत्म होने तक और सबके यहाँ से वापस लौट जाने तक यहीं मौजूद रहो। इतना सुन पोयरो साइमन ली के कमरे से बाहर निकलता है तो यहाँ उसे मिस पिलर दिखती हैं। पिलर को भी साइमन ने अपने कमरे में मिलने बुलाया था। पिलर को अंदर पता लगता है कि साइमन बूढ़े होने के बाद भी बहुत ठरकी तरह का इंसान है। इधर साइमन देखता है कि पिलर की बनावट बिल्कुल उसकी माँ जेनिफर जैसी थी, इसलिए साइमन उसके साथ भी अजीब हरकतें करने लगता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पिलर उसकी ग्रैंड डॉटर है। तभी साइमन अचानक सीरियस होकर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इसलिए झेल रही हो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो चलो पैसों के बारे में बात करते हैं। इतना कहकर साइमन अपनी व्हील चेयर से एक लॉकर के पास पहुंचता है और उसके अंदर से वही बॉक्स निकालता है जिसमें बेशकीमती डायमंड्स थे। साइमन बताता है कि ये वो डायमंड्स हैं जिन्हें बेचकर मैं पहली बार अमीर बना था और आज मल्टी मिलियनेयर होने के बाद मैंने इन डायमंड्स को कल फिर से ऑक्शन में खरीद लिया है। अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इन डायमंड्स की कीमत और ज्यादा बढ़ती जाएगी। आगे रात के समय साइमन सभी को एक साथ अपने कमरे में बुलाता है और टेलीफोन में अपने लॉयर से वसीयत बदलवाने की बात करके कॉल काट देता है। इसी कमरे में पोयरो भी मौजूद था। यहाँ साइमन अपने बच्चों को एक फैसला सुनाता है कि अब से उसका ये पूरा परिवार मिलकर एक साथ रहेगा और सबको एक साथ रखने के लिए साइमन जॉर्ज की जेब खर्ची पर और ज्यादा गिरावट करेंगे। इसे सुन जॉर्ज इस बात का विरोध करता है क्योंकि जॉर्ज की जेब खर्च पहले से ही बहुत कम थी, लेकिन यही साइमन का फैसला था। इसे सुनाने के बाद साइमन उन सभी को कमरे से बाहर
बाहर भेज देता है। फिर आधी रात में साइमन के घर के बाहर एक गाड़ी आती है। इस गाड़ी से सुपरिटेंडेंट डेविड बाहर निकलते हैं। दरअसल डेविड को इधर साइमन ने ही बुलाया था। इस दौरान पॉयरो साइमन के बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ डिनर कर रहे थे। पॉयरो महसूस करते हैं कि जॉर्ज अपने फादर साइमन के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। वहीं अल्फ्रेड ने तो बात करना ही बंद कर दिया था और यहाँ सिर्फ हैरी ही ऐसा इंसान था जिसे साइमन से कोई शिकायत नहीं थी। खैर ये सभी डिनर करके यहाँ से उठने लगते हैं। सीन वापस से सुपरिटेंडेंट डेविड पर शिफ्ट होता है, जो मीटिंग करके साइमन के कमरे से निकल रहा था और ट्रिस्कल उसके साथ उन्हें बाहर छोड़ने गए थे। आगे कुछ देर बाद सभी मेहमान यानी साइमन के परिवार वाले अपने अपने काम में बिजी थे। तभी पॉयरो को ऊपर से बहुत जोर के चिल्लाने की आवाज आती है। इस आवाज को सुन साइमन के तीनों बेटे साइमन के कमरे के बाहर पहुंचते हैं। यहाँ हिल्डा पहले से ही मौजूद थी। ये लोग देखते हैं कि साइमन का कमरा अंदर से लॉक था, इसलिए हैरी और अल्फ्रेड मिलकर कमरे का दरवाजा तोड़ डालते हैं। तब यहाँ इन्हें देखने मिलता है कि पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और मिस्टर साइमन मर चुके थे। यानी साइमन ने जिस हादसे से बचने के लिए पॉयरो को इनवाइट किया था वो हादसा पॉयरो के हाजिर होते हुए भी हो गया। तभी उसी वक्त घर में सुपरिटेंडेंट डेविड आ जाता है। डेविड गलती से इधर अपनी बुक रखकर भूल गया था, लेकिन जब डेविड को पता लगता है कि ऊपर साइमन का मर्डर हो गया है तो डेविड तेजी से भागकर साइमन के कमरे में पहुंचता है और इधर साइमन की लाश देख डेविड को बहुत हैरानगी होती है। तभी डेविड मिस पिलर को क्राइम सीन से कुछ उठाते हुए पकड़ लेता है और उससे वो चीज मांगता है जो भी उसने जमीन से अभी अभी उठाई थी। पहले तो पिलर मना करती है कि उसने कुछ नहीं उठाया, लेकिन डेविड के जोर डालने पर पिलर को जमीन से उठाई चीज दिखानी पड़ती है। ये चीज सिर्फ एक रबर और लकड़ी का टुकड़ा था। इन्हें डेविड अपने पास रख लेता है और तभी डेविड की नजर सामने खड़े हरक्यूल्स पॉयरो पर पड़ती है। डेविड पॉयरो को अच्छे से जानता था क्योंकि वो एक काफी मशहूर डिटेक्टिव थे और अब वो साइमन के मर्डर के गवाह भी हैं। तभी मिस पिलर को कुछ नोटिस होता है। वो साइमन की तिजोरी के पास जाकर दोनों डिटेक्टिव से कहती है, इधर सर साइमन अपने डायमंड्स छिपाकर रखते थे, लेकिन अब वो यहाँ से चोरी हो चुकी हैं। फिर मूवी अगले दिन यानी 23 दिसंबर में शिफ्ट होती है। इधर हम सीनियर इंस्पेक्टर जेफ को देखते हैं जो क्रिसमस में कोई केस न मिलने पर बोर हो रहा था। तभी पॉयरो खिड़की से उसके पास आकर कहती हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक केस है। आगे ये दोनों गाड़ी में होती हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि जेफ हरक्यूल्स का पुराना साथी है जो उसकी हर एक केस में हेल्प करता है। अब गाड़ी से ये दोनों साइमन के घर पहुंचते हैं। इस घर में इंस्पेक्टर डेविड पहले ही साइमन के बेटे जॉर्ज से तहकीकात कर रहा था। डेविड को पूरा यकीन था कि जॉर्ज ने ही साइमन की हत्या की है। तभी उसी कमरे में पॉयरो जेफ को लेकर आता है, जिसे देखते ही डेविड उनका वेलकम करता है और बताता है कि मैं जॉर्ज से ये पूछ रहा था कि वो साइमन के मर्डर के वक्त कहाँ थे, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए मिस्टर जॉर्ज। जॉर्ज कहता है, मैं यहीं इसी कमरे में था और टेलीफोन से अपने एजेंट से बात कर रहा था कि तभी मुझे ऊपर से डैड के चिल्लाने की आवाज आई। आगे कमरे से निकलते वक्त डेविड पॉयरो को बताता है कि मिस्टर साइमन की तिजोरी में करोड़ों के डायमंड्स थे, जिनमें से वो एक पुलिस चैरिटी में देने वाले थे, जिसके बारे में डिस्कस करने उन्होंने कल रात मुझे इधर इनवाइट किया था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि मिस्टर साइमन खुद ये चाहते थे कि मैं उनके घर अपनी बुक ढूंढते हुए वापस आऊं, इसलिए उन्होंने मेरी ऑर्फनेज रिकॉर्ड वाली जरूरी किताब जानबूझकर अपने पास रख ली थी। शायद मिस्टर साइमन को पता था कि कोई उनका हीरा चुराने वाला है। अब ये तीनों मर्डर सीन में पहुंचती हैं तो इस जगह बहुत तोड़फोड़ मची हुई थी और लॉक में चाबी अटकी पड़ी थी। जेफ इस चाबी को डोर से निकालता है और तब पॉयरो ऑब्जर्व करते हैं कि चाबी के ऊपरी भाग में स्क्रैचेस थे, यानी इस चाबी को पेनी टूल की मदद से किसी ने बाहर से लॉक किया था। पॉयरो कुछ सोचते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर साइमन खुद आत्महत्या करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने खुद से अपना कमरा तहस नहस किया और फिर खुद को मार डाला ताकि अपने बच्चों को फंसा सके। वैसे भी साइमन अपने सभी बच्चों से नफरत करती थी, वह ऐसा कर सकती थी। डेविड कहता है, लेकिन मिस्टर साइमन ने इतना सब अकेले कैसे किया? वह तो व्हील चेयर में चलने वाले बुजुर्ग इंसान थे।
जेफ कहता है क्या पता साइमन के कमरे में खिड़की से घुसकर कोई आया हो। डेविड बताता है साइमन हमेशा अपनी खिड़की बंद रखते थे और ये वाली खिड़की आधी लॉक्ड है, वो भी सिर्फ हवा अंदर बाहर होने के लिए। तो यहाँ पॉयरो को कुछ समझ नहीं आता। बाहर आकर पॉयरो डेविड से वो चीज दिखाने कहती है जो उसने पिलर से चुराते वक्त पकड़ा था। तो डेविड वो दोनों चीज यानी लकड़ी का टुकड़ा और छल्ला दोनों पॉयरो को दिखाता है। पॉयरो को इन दोनों चीजों में कुछ ऐसा खास नहीं दिखता। इसके बाद पॉयरो हिल्डा और अल्फ्रेड से इन्वेस्टिगेट करता है। हिल्डा का स्वभाव काफी अच्छा था और हिल्डा ने खुद के शौक के लिए एक मिनी गार्डन बना रखा था। पॉयरो हिल्डा से कहता है कल रात आपके हस्बैंड अल्फ्रेड मर्डर के वक्त डाइनिंग हॉल में थे, लेकिन आप कहाँ थी? हिल्डा बताती है मैं ड्राइंग रूम में मौजूद थी, वहाँ मेरे साथ मार्गरेटा और पिलर भी रुके हुए थे। तभी मार्गरेटा साइमन के कत्ल से ठीक कुछ देर पहले वहाँ से चली गई और उसके जस्ट बाद पिलर भी वहाँ से निकल गई। इस दौरान मैं अकेली थी। तभी अचानक मुझे साइमन के चिल्लाने की आवाज आई और मैं सबसे पहले साइमन के कमरे के बाहर पहुंची, लेकिन कमरा अंदर से लॉक था और इतने में वहाँ बाकी लोग भी आ गए। पॉयरो कहता है क्या आपने कमरे से बाहर किसी इंसान को निकलते देखा था? बीच में अल्फ्रेड कहता है हरगिज नहीं। हिल्डा अगर किसी को कमरे से बाहर निकलते देखती तो उसे रोकने की कोशिश जरूर करती। पॉयरो पूछता है अल्फ्रेड क्या आपको साइमन के लॉकर का कॉम्बिनेशन पता था? अल्फ्रेड कहता है नहीं, वो कॉम्बिनेशन क्या था डैड ने पूरी जिंदगी किसी को नहीं बताया। तो इसके बाद पॉयरो वापस जेफ के पास जाता है और फिर ये दोनों मिस पिलर से मिलने पहुंचती हैं। इस कमरे में हैरी भी मौजूद था। इन दोनों को पिलर से कुछ तहकीकात करनी थी, इसलिए ये लोग हैरी को भेज देती हैं। तभी उस कमरे में सुपरिटेंडेंट डेविड आ जाता है। हरक्यूल पिलर से सवाल करता है कि आप जब इतने सालों बाद मिस्टर साइमन से मिली तो आपका उनको लेकर क्या नजरिया था? पिलर बताती है मिस्टर साइमन बूढ़े थे लेकिन फिर भी वह काफी अट्रैक्टिव थे। ऐसा कहकर पिलर डेविड पर इशारा करके कहती है साइमन जवानी में बिल्कुल डेविड की तरह दिखते थे। इसे सुन डेविड शर्मा के कमरे से चला जाता है। जेफ पूछता है आप घटना के वक्त क्या कर रही थी? पिलर बताती है मैं लिविंग रूम से बाहर निकल रही थी। उस वक्त मिस्टर ट्रिस्किल और हिल्डा नीचे ही थे। खैर मैं ऊपर अपने कमरे में गई कि तभी मुझे सर साइमन की चिल्लाने की आवाज आ गई और जब मैंने जाकर देखा तो साइमन मर चुके थे। फिर मूवी रात में शिफ्ट होती है। इधर पुलिस वाले साइमन के फैमिली वालों के कमरे की तलाशी कर रहे थे। तभी इन्हें मारिया के कमरे से वो बॉक्स मिल जाता है जिसमें साइमन ने अपने हीरे रखे हुए थे, लेकिन इस बॉक्स के अंदर कोई भी हीरा नहीं होता। अगली सुबह एक लेडी मॉर्चुरी आती है साइमन की लाश को देखने और यहाँ हम देखते हैं कि ये लेडी मार्गरेटा थी जिसने एक समय बीहड़ में साइमन की जान बचाई थी। लेकिन आज साइमन को मरा हुआ देख मार्गरेटा को सबसे ज्यादा खुशी होती है। अब सीन मारिया पर शिफ्ट होता है जिसके कमरे से डायमंड का बॉक्स मिला था। मारिया का कहना था कि अगर उसने डायमंड चुराए होते तो वो डायमंड के बॉक्स को अपने ही कमरे के कबर्ड में क्यों रखती, जबकि उसके पास छिपाने के लिए और भी कई बेहतर जगहें थी। तब जेफ मारिया से भी पूछता है कि वो मर्डर के वक्त कहाँ थी। तब मारिया बताती है कि वो इसी कमरे में आई थी एक प्राइवेट टेलीफोन करने, जिसके बारे में वो फिलहाल डिटेक्टिव को नहीं बता सकती। पॉयरो पूछता है आपने कॉल में कितनी देर तक बात की? मारिया बताती है लगभग 15 मिनट तक। इसके बाद ये दोनों हैरी से तहकीकात करती हैं। जेफ हैरी से वसीयत के बारे में पूछता है क्योंकि कत्ल से एक रात पहले मिस्टर साइमन ने सबके सामने कहा था कि उन्होंने वसीयत में कुछ बदलाव किए हैं। तो हैरी इस पर कहता है हमारे डैड का स्वभाव व्हील चेयर में पड़े पड़े काफी गुस्सैल किस्म का हो चुका था। वह हम सभी पर अपना फ्रस्ट्रेशन उतारना चाहती थी और शायद उस दिन वह देखना चाहती थी कि उनके ऐसा कहने पर हमारा क्या रिएक्शन निकलेगा। ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वसीयत में कोई बदलाव किए होंगे, वो सिर्फ एक नाटक था। जेफ पूछता है आपको क्या लगता है मिस्टर साइमन की हत्या किसने की होगी? हैरी कहता है मेरा मानना है कि साइमन ने खुदकुशी की है क्योंकि उनका कमरा अंदर से लॉक था और खिड़की भी बस इतनी खुली थी जिससे सिर्फ हवा आ सके। तो किसी के लिए भी नामुमकिन है साइमन का बाहर से आकर मर्डर करना। पॉयरो पूछता है आपको इतना सब कैसे मालूम हुआ? तो हैरी इस बात पर थोड़ा झिझकता है और वहाँ से चला जाता है। आगे घर के बटलर ट्रिस्कल से तहकीकात करने पर वो बताता है कि मुझे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि मिस्टर साइमन के साथ कोई ऐसी घटना होने वाली है। जेफ पूछता है आप घर के चारों ओर घूमती रहती हैं, क्या आपने इस बीच मर्डर के दौरान जॉर्ज को कॉल पर किसी से बात करता देखा?
ड्रिस्कल कहता है, मैंने तो ऐसा नहीं देखा, लेकिन जब भी यहाँ इस घर में कोई भी आदमी टेलीफोन का रिसीवर उठाता है तब ये दीवार में लगा डिवाइस उस टाइम को नोट कर लेता है। तो यहाँ इस क्लू से इन्हें केस में काफी मदद मिलती है और पता चलता है कि जॉर्ज ने साइमन के कत्ल से पूरे 6 मिनट पहले कॉल काटा था, यानी जॉर्ज के पास साइमन को मारने का पूरा समय था। आगे यही सवाल इंस्पेक्टर जेफ जॉर्ज से पूछता है और इधर जॉर्ज की वाइफ मारिया भी मौजूद होती है। खैर जॉर्ज इस सवाल का ठीक से जवाब नहीं देता। तब जेफ अगला सवाल मारिया से करता है। मारिया ने इन्हें बताया था कि वो कत्ल के वक्त किसी से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन मारिया का टेलीफोन रिकॉर्ड कहीं नहीं मिला। तो जॉर्ज कहता है मारिया ने बाहर के टेलीफोन से कॉल किया होगा, लेकिन मारिया इधर हिचकिचाने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। इसे देख जॉर्ज पुलिस पर गुस्सा करता है और धमकाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उन लोगों पर पुलिस बुली का चार्ज करेगा। दूसरी ओर पिलर क्रिसमस की तैयारी कर रही थी, तभी पिलर को कुछ नोटिस होता है। वो हैरी को बताती है कि उस रात जो पिंक रबर दादाजी के कमरे से मिला था वो शायद इसी तरह के किसी बलून का ऊपरी सिरा होगा। तब यहाँ पोयरो भी इस बात को सुन लेता है। अगली सुबह पोयरो रास्ते में जा रही थी, तभी मारिया एक जरूरी बात करने पोयरो को अपने साथ बुलाती है। मारिया रेस्टोरेंट में पोयरो को बताती है कि जिस दिन आप और जेफ तहकीकात करने आई थी उस दिन मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती थी, लेकिन जॉर्ज की मौजूदगी में मैं थोड़ी घबरा गई। असल में आप सही थी, मैंने उस वक्त कोई कॉल नहीं किया था, बल्कि मैं घर का राउंड लगा रही थी। उस वक्त मैंने हैरी और अल्फ्रेड को किसी बात पर झगड़ते देखा, यानी ये दोनों किलर नहीं हो सकते। वहीं जॉर्ज इस वक्त सच में कॉल पर किसी से बात कर रहे थे और तभी उन्होंने कॉल रख दिया। मुझे लगा कि कॉल काटने के बाद जॉर्ज स्टडी रूम में पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तभी सबने मिस्टर साइमन के मरने की आवाज सुनी। तो इतना जानने के बाद पोयरो वापस साइमन के घर पहुंचता है। यहाँ जेफ पोयरो के ही आने का इंतजार कर रहा था। फिर ये दोनों एक साथ कमरे के अंदर पहुंचती हैं, तो इन्हें हिल्डा का मिनी गार्डन दिखता है। पोयरो इस गार्डन और उसके पौधों की खासियत के बारे में जेफ को बताने लगता है। तभी पोयरो गौर करता है कि पौधों के साथ सजाया हुआ पत्थर असल में साइमन का गुमशुदा हीरा था। आगे इसके बारे में जब हिल्डा से पूछा जाता है तो वो इस बारे में जानने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि अगर हिल्डा ने ही डायमंड चोरी किए होते तो वो उसे इतनी आसान जगह क्यों छिपाती। अगले दिन वो समय आता है जब साइमन की वसीयत पढ़ी जाने वाली थी। लॉयर वसीयत में बताता है कि आप तीनों भाइयों को जायदाद में बिल्कुल बराबर हिस्सा मिला है। वहीं मिस पिलर का तो वसीयत में नाम तक नहीं है। तब इस वसीयत को सुन हैरी पिलर के हक के लिए लड़ता है, क्योंकि पिलर भी इस परिवार का हिस्सा थी, लेकिन अफसोस वसीयत को बदला नहीं जा सकता था। इस वसीयत को सुन पिलर वहाँ से गुस्से से चली जाती है और जेफ और पोयरो से टकराकर कॉरिडोर से गुजरने लगती है कि तभी कोई अनजान शख्स पिलर पर हमला करता है कि तभी जल्दी से पोयरो और जेफ वहां पहुंचकर पिलर को बचा लेते हैं, लेकिन वो आदमी वहां से भाग गया था। आगे कुछ देर बाद पिलर को धीरे धीरे होश आ रहा था। वहीं पिलर के कमरे में पोयरो मौजूद थे। पोयरो पिलर के बारे में जानने के लिए उसका सामान चेक करता है और यहाँ पोयरो को कोई हैरत अंगेज बात पता लगती है, जिसे बताने पोयरो साइमन परिवार के बाकी सदस्यों को पिलर के कमरे में जमा करता है और पिलर से खुद के ही मुंह से सारी सच्चाई उगलने बोलता है। तो पिलर सभी से कन्फेस करती है, मैं आप सबकी भतीजी पिलर नहीं बल्कि पिलर की सहेली हूँ और मेरा असल नाम हेलन है। मैं और पिलर स्पेन में साथ रहती थी और पिलर मुझे बताती थी कि उसके दादाजी एक मिलियनेयर हैं और कुछ दिनों बाद वसीयत सुनवानी उसे इंग्लैंड बुलाया है, लेकिन इससे पहले पिलर इंग्लैंड पहुंच पाती उसका चलती हुई कार से एक्सीडेंट हो गया और वो गुजर गई। इसी मौके का फायदा देख मैं इस घर में नकली पिलर बनकर आई ताकि असली पिलर की जायदाद का हिस्सा ले सकूं, लेकिन शायद मिस्टर साइमन मुझे पहचान चुकी थी और इसलिए शायद उन्होंने आखिरी वक्त में पूरी वसीयत बदलवा डाली जिसमें मुझे एक भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इस बात को सुन सबका शक पिलर पर ही जाता है कि उसने सर साइमन की हत्या की होगी, लेकिन पिलर कहती है नहीं, मैंने साइमन को नहीं मारा, उल्टा उस रात मर्डर के वक्त मैंने सर साइमन के कमरे के पास इसी लड़की के साय को देखा था। इसे देख मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चली गई। इस
जिसे सुन जॉर्ज इस सब को बकवास कहता है और बताता है कि पिलर ही उसके डैड साइमन की किलर है। साथ ही पिलर के पास कोई खास अलीबी भी नहीं। लेकिन पॉयरो बोलता है उस हिसाब से तो आप में से किसी एक के पास भी कोई ठोस अलीबी नहीं है। मिस्टर जॉर्ज, आपके फादर ने एकदम से आपकी जेब खर्ची कम कर दी थी, इसलिए आप जल्दी से जल्दी जायदाद पाना चाहते थे और उसके लिए आपने आधे घंटे तक फोन में किसी से बात की और फिर फोन रख कर सर साइमन के कमरे में उनका मर्डर करने गए। लेकिन आप पर जल्दी से शक ना पहुंचे, इसलिए आपने कत्ल को चोरी की शक्ल देने की कोशिश की और कमरे को तहस नहस कर दिया। फिर कमरे से बाहर निकलकर चाबी और पेचकस की मदद से कमरा बाहर से लॉक कर दिया। अपने हस्बैंड पर इल्जाम लगता देख मारिया भड़क उठती है। तब पॉयरो बताता है कि आपकी भी अलीबी कुछ खास नहीं, हो सकता है कि आपने सभी को उनके कमरे में बिजी देखकर साइमन के मर्डर का प्लान बनाया हो। हैरी कहता है मुझ पर इल्जाम डालने से पहले मैं बता दूं कि मिस मारिया ने खुद मुझे साइमन के मर्डर के वक्त अल्फ्रेड से बात करते देखा था। पॉयरो कहता है वो सब एक दिखावा भी हो सकता है कि अल्फ्रेड भी आपके साथ इस साजिश में मिला हुआ हो और अल्फ्रेड ने आपके कहने पर ऐसा नाटक किया जैसे वो आपसे चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहा है। लेकिन अल्फ्रेड के सामने कोई नहीं था, उसने ये सब सिर्फ मारिया को धोखा देने के लिए किया था। तो अल्फ्रेड इस थ्योरी को बेफिजूल बताता है। अब पॉयरो मिस पिलर की तरफ बढ़ते हुए कहता है मिस पिलर, साइमन को मारने वाली आप भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपने अभी हमें जिस औरत के साई की कहानी बताई वो झूठी थी। तभी हिल्डा बोल पड़ती है नहीं, वो कहानी सच थी और असल में कमरे के बाहर पिलर ने जिस औरत को देखा था वो मैं थी। मैं ये जानने को बेताब थी कि आखिर मिस्टर साइमन ने वसीयत में ऐसा क्या ऐड किया है। बस यही जानने मैं साइमन के कमरे के बाहर पहुंची। मैंने कमरे को ठकठकाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आने पर मैंने डोर को खोलने की कोशिश की, लेकिन डोर अंदर से लॉक था। तभी मुझे अंदर से काफी कुछ टूटने और साइमन के अजीब तरह से चिल्लाने की चीख सुनाई दी, जिससे मैं दूर हट गई और तभी वहाँ बाकी लोग दौड़ते हुए आ गए और मैंने अच्छे से देखा था। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर बस मिस्टर साइमन की लाश थी और कोई दूसरा आदमी अंदर नहीं था। ये देख मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि कहीं आप लोग मुझे ही साइमन की मौत का दोषी ना समझ लो, इसलिए मैंने किसी को इस बारे में नहीं बताया। पॉयरो कहता है नहीं, आप किलर नहीं हो सकती, क्योंकि आपके कमरे को ठकठकाने से काफी पहले ही किलर मिस्टर साइमन की हत्या कर चुका था और अपनी अलीबाई बनाने के लिए किलर ने एक प्रैक्टिकल ट्रिक यूज की थी। किलर ने उस रात सबसे पहले साइमन का मुंह पकड़कर उसे चाकू से मार डाला। फिर साइमन के मरते ही किलर ने खुली हुई तिजोरी से साइमन के हीरे चुरा लिए और घर के किताबों फर्नीचर को एक पैटर्न में रखकर उसे रस्सी से बांध दिया। रस्सी काफी मोटी थी और उसकी पकड़ बहुत तेज। किलर ने रस्सी के दूसरे सिरे को आधी खुली हुई विंडो से बाहर फेंक दिया और साइमन के कमरे से बाहर निकलते वक्त डोर को भी लॉक कर दिया। अब तक किलर का पूरा स्टेज तैयार हो चुका था और किसी को भनक भी नहीं थी कि साइमन इस वक्त तक मर चुके हैं। फिर किलर घर के बाहर गया और रस्सी का दूसरा सिरा जोर से खींचने लगा। रस्सी खींचते ही सारे फर्नीचर एक साथ गिरकर टूट गए। किलर ने प्लान में पिगी ब्रांड बलून का भी इस्तेमाल किया था, जिसके फटते ही पिगी के रोने की आवाज आती है। उस वक्त इसी बलून के फटने से सबको लगा कि वो सर साइमन की चीखने की आवाज थी। इतना करने के बाद किलर ने वो बलून रस्सी से वापस बाहर अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन बलून का सिरा क्राइम सीन में पड़ा रह गया। जेफ कहता है लेकिन पॉयरो, आखिर इतना सब करने वाला वो आदमी था कौन? तो पॉयरो इसका जवाब देने के लिए इन सभी को एक जगह ले चलता है। ये एक पुराना होटल होता है जिसे वही लेडी यानी मार्गरेटा चलाती थी। मार्गरेटा पॉयरो के दस्तक देते ही समझ जाती है कि वो पकड़ी गई है। आगे मार्गरेटा पॉयरो और बाकियों को बताती है कि मैंने उस मक्कार साइमन ली की जान बचाई थी और वो मुझे पेट में पल रहे बच्चे के साथ छोड़कर वहाँ से भाग गया। इसके बाद से ही मैं बदले की आग में जलने लगी। उसने मेरी और मेरे साथ मेरे बच्चे दोनों की जिंदगी तबाह की थी। पॉयरो कहता है और इसलिए आपने बचपन से ही अपने उस बेटी को बड़ा करते वक्त उसे साइमन के बारे में बताना शुरू किया, जिससे आपकी नफरत की आग उसके सीने में भी दहकने लगी और वो इंतजार करता रहा ऐसे समय का जब वो साइमन से आपका और खुद का बदला लेगा। इसलिए उसने यहाँ इंग्लैंड में आकर काम करना शुरू किया, साइमन ली के साथ रिश्ते बढ़ाए और फिर उसका मर्डर कर दिया। तभी इतने में ही वहाँ उस कमरे में इंस्पेक्टर डेविड आता है और यहाँ पॉयरो रिवील करता है कि डेविड ही मिस मार्गरेटा और साइमन ली का नाजायज बेटा है।
ये बात पॉयरो तभी समझ गए थे जब उन्होंने साइमन ली की जवानी की तस्वीर देखी थी और उसमें उनका चेहरा काफी हद तक डेविड से मैच कर रहा था। उस रात डेविड काम के बहाने साइमन ली के कमरे में गया और चाकू से मारकर उसकी हत्या कर डाली। फिर नकली सबूत बनाने के लिए सेफ से हीरे चुरा लिए ताकि सभी को लगे कि हत्या किसी अंदर वाले ने की है। इसके बाद डेविड ने रस्सी से पूरा सेटअप बनाया और साइमन ली के घर से बाहर निकल गया। लेकिन थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद डेविड अपनी बुक लेने के बहाने साइमन के घर के पास वापस आया और बाहर से रस्सी के दूसरे सिरे को खींच दिया, जिससे चिल्लाने की आवाज पैदा हुई और पूरा कमरा एक ही पल में तहस नहस हो गया। तो कुछ इस तरह से डेविड ने अपनी नकली अलीबाई तैयार की, जिसके ऊपर किसी का शक नहीं गया और लोगों को लगा कि वो हत्या के ठीक समय पर कोइंसिडेंटली अपनी बुक लेने वापस आया है। तो इसका मतलब डेविड अब तक अपने ही किए मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। डेविड कहता है ये सरासर झूठ है और वैसे भी वो चुराए हुए हीरे आपको साइमन के घर से मिले हैं, ना कि मेरे घर से। पॉयरो कहता है क्योंकि आपका असली मकसद हीरा चुराना नहीं बल्कि अपना बदला लेना था, इसीलिए उन हीरो को बाद में आपने हिल्डा के मिनी गार्डन में छिपा दिया जहां से वो आसानी से मिल जाए और बॉक्स को मारिया के ड्रॉर में रख दिया ताकि पुलिस वाले सिर्फ इन परिवार के सदस्यों पर ही शक करती रहे। लेकिन फिर डेविड ने अपना दूसरा सबसे घटिया खेल खेला। दरअसल पिलर ने जब मजाक में डेविड को कहा था कि वो सर साइमन की तरह दिखता है तो डेविड इससे घबरा गया कि कहीं पिलर उसका भांडा ना फोड़ दे। साथ ही पिलर को बलून की गुत्थी भी समझ आने लग गई थी, जिससे डेविड और ज्यादा घबरा गया और फिर उसने पिलर के कॉरिडोर से गुजरते वक्त उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में वो उसे नहीं मार पाया। तो यहाँ इस राज के खुलने के बाद डेविड जेल जाने से पहले अपनी मॉम मार्गरेटा से आखिरी बार मिलता है। तब मार्गरेटा कहती है तुमने मुझे क्रिसमस का सबसे सुनहरा तोहफा दिया है। तो इसके बाद डेविड जेल चला जाता है और ये रहस्य यहीं सुलझ जाता है। पॉयरो के घर से जाते वक्त हमें पता लगता है कि पॉयरो ने मिस पिलर के गलत पहचान को राज रख लिया और पिलर बहुत जल्द हैरी से शादी करने वाली थी, यानी पिलर भी इस परिवार का हिस्सा बन जाएगी। इसके लिए पॉयरो इन्हें बेस्ट विशेस देता है, जिसके बाद पॉयरो और उसका साथी जेफ गाड़ी से वहां से चले जाती हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेरी तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। होप है कि आपका इस साल की तरह भी अगला साल अच्छा बीते। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।